हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसोर्स ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? जो भी ग्रोथ होती है हम उसको डेवलपमेंट बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन मेनली फिक्स है नहीं, ठीक है। रिसोर्स की क्या है? रिसोर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, आराम से याद कर लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रिसोर्स की डेवलप क्या होती है, वो क्या कहते हैं कि रिसोर्स होते हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है, एनीथिंग जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, जो हमें टेक्निकली असेसिबल लगता है, इकोनॉमिकली फ्रेजेबल लगता है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। टेक्निकली असेसिबल मतलब कि हम उसको टेक्नोलॉजी से उसको हम कर सकते हैं यूज़, ठीक है। हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को निकालने के लिए, मान लो, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो निकल रही है वो इकोनॉमिकली फ्रेजेबल होनी चाहिए, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि हम उसे खरीद ही ना पाएँ। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर मतलब कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि हाँ, कोई ऐसी चीज़ लिया जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। अमेरिका का कंटेंट यहाँ पर लिया है तो हम एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे, है ना। इंडिया कैसे एक्सेप्ट कर लेगा ये सब चीज़ें, उस टाइप की चीज़। ओके, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर। क्या पता इससे क्वेश्चन ना आए, वैसे तो आता नहीं, मैंने देखा नहीं, ठीक है। ये जो हमें टेक्नोलॉजी है वो हमारे नेचर रिसोर्स के लिए है, और नेचर रिसोर्स से क्या होगा, हमारा इंस्टीट्यूशन बनेगा तो वो हमारी टेक्नोलॉजी को ही फ़ायदा करेगा। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कह लो या कुछ भी कह लो। हमारे रिसोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड बोल लो, ह्यूमन बोल लो, ठीक है। नेचुरल में दो तरह के आते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? जिनको हम वापस में बाद में रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? जिनको हम नहीं कर सकते रिन्यू, मतलब उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है ना। और रिन्यूएबल में क्या आते हैं? बायोलॉजिकली, जिसमें आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसको हम अगले चैप्टर्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रिसाइक्लिंग मैटर एंड नॉन रिसाइक्लिंग मैटर, ठीक है। रिसाइक्लिंग में हम मैटर कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं हम जिस चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं? रिसाइकल। और जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जिसको हम वापस नहीं ला सकते, उसको बोलते हैं नॉन रिसाइकल, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हम ह्यूमन क्या करते हैं? स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या, क्वालिटी और क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। हैं, अब आते हैं मेनली इन पे कि हमारे जो रिसोर्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। उनको करा गया है मेनली चार चीज़ों से क्लासीफाई, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जो कि है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। अब पहले हम बायोटिक और अबायोटिक समझ लेते हैं। बायोटिक क्या? देखो, ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि जान है या नहीं है किसी चीज़ के अंदर। तो बायोटिक मतलब कि जिसके अंदर जान है, किसी चीज़ के अंदर जान है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बायोटिक। और जिस चीज़ के अंदर जान नहीं है तो उसको बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है। ठीक है ठीक है, इतना इतना सब क्लियर है। बायोटिक में क्या जाए? बायोटिक के एग्जांपल क्या होंगे? ह्यूमन बीइंग, प्लांट। अबायोटिक के क्या होंगे? मेटल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब के होंगे अबायोटिक, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रिन्यूएबल रिसोर्स समझ लेते हैं पहले। ये वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, लाइक विंड एनर्जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल के होते हैं जिनको हम वापस नहीं ला सकते, ना ही टेक्निकली से, ना ही हम उनको दोबारा बना भी नहीं सकते, दोबारा वापस भी नहीं ला सकते, ना ही टेक्निकल प्रोसेस से, ना ही केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम वापस ला सकते हैं टेक्निकली, मैकेनिकली, किसी भी तरीके से ला सकते हैं वापस, ठीक है। आते हैं ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे आते हैं तीन, वो चार, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल कहते हैं जो कि हमारे खुद के होते हैं, मतलब कि प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेटली जिसको हम कहते हैं उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, लाइक प्लॉट, हाउस, वैन, पेन, बुक, ये सब के होंगे, हमारे होंगे। हमारा हाउस, हमारा प्लॉट, ये सब हमारा है, ठीक है। बट कम्युनिटी क्या? सबके लिए है, वो एक कम्युनिटी के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए। मतलब कि पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, पाउंड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझ में आ गया? जो जो भी चीज़ें
मतलब कि लीगल है हमारे लिए, या फिर ये समझो कि जो भी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल होते नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, जो भी किस कंट्रोल में आते हैं, जो कंट्रोल में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के। ओके ओके ओके, सबको क्लियर है इतना। जैसे कि ओशन एरिया जो है, वो ओशन एरिया किसके कंट्रोल में आएगा, वो आएगा गवर्नमेंट कंट्रोल में, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। जो रिसोर्स जो है, देखो इसे समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, एक स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच रिसोर्स आर कार्ड इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। जो स्पेसिफिक कंट्री है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। उन रिसोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक स्पेसिफिक कंट्री के इंटरनेशनल, ठीक है, सुनो ध्यान से, एक स्पेसिफिक कंट्री, ठीक है, उसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन रिसोर्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। एक स्पेसिफिक कंट्री के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिसोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं, जो कि सब जगह भेजे जाते हैं, ठीक है। सब जगह भेजे जाते हैं हमारे रिसोर्स। मान लो हमारे घर से खेती जा रही है, वो क्या एक तरह का रिसोर्स है हमारा, खेती का, है ना, कहीं जा रही है मिट्टी वगैरह, तो वो हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। अब आते हैं इधर, पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं कि भाई, जिनके जिन स्टेट के अंदर पोटेंशियल है डेवलपमेंट के हिसाब से, है ना। मान लो हमारा राजस्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिल सकता है हमें, एग्जाम्पल ले लें, एक हमारा क्या है, ओहो, राजस्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्या मिल सकता है, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा हमें सोलर एनर्जी मिल सकती है, विंड एनर्जी भी मिल सकती है, हवाएं बहुत चलती हैं, सोलर विंड एनर्जी मिल सकती है। तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर पोटेंशियल है सोलर एंड विंड एनर्जी का, ठीक है। और वो इस चीज़ का यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत वो हो गई, महंगी महंगी महंगी, एक्सपेंसिव हो गई, इस वजह से हम यूज़ नहीं कर पा रहे उसका, है ना। तो गुजरात के अंदर भी बहुत विंड रिसोर्स है ना, है ना, है। तो भाई वो क्या पोटेंशियल है उनके अंदर, पर वो उस पोटेंशियल है उनके अंदर, इन स्टेट के अंदर, कि इनके अंदर इतनी वो है, पोटेंशियल है कि ये अपना रिसोर्स दे सकते हैं इधर उधर, हैं, बट क्यों नहीं दे पा रहे, वही बात, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है ना। इतने तो हम कहीं और से निकाल लेंगे, ठीक है, ये समझ लो एक तरह से। डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, डेवलप्ड। देखो, जो चीज़ें हैं हमारी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, द रिसोर्स इन विच द क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइन द यूटिलाइजेशन, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की हमें ज़रूरत है, जो कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करते हैं, उससे बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं, मतलब लाइक कोल, आयरन, रिवर, ये डेवलप्ड रिसोर्स है, इनको हमें ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता है, इनको हमें ऐसा अलग अलग ज़्यादा करना नहीं पड़ता ना। हम्म, ठीक है, ये डेवलप्ड रिसोर्स हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वो पेट्रोलियम, कोल, आयरन, है ना, ये सब। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक पे क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि जो कुछ ऐसा पोटेंशियल है जिसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो हमारी नीड को बहुत ज़्यादा है, वो हमारा बहुत ही अच्छा हमें कर सकता है, पर उसको पाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। लाइक कि हमें मान लो कि ZnSO4,
इसको हमें अलग करना है, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम ZN को SO4 से अलग कर सके इस टाइप। ऐसे तो हम कर सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी आगे, पर जिस ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं हमसे, पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से क्या था, वो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव था। ठीक है, जिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, H2O में से हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल्स के लिए, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आते रिजर्व के। ठीक है, द रिसोर्स जो कि कुछ ऐसे रिसोर्स जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्स को अब हमें यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट में काम आ सकते हैं। ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को काम आ जाए। तो हम उसको बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व। ठीक है, वैसे ये रिजर्व्ड, रुको ज़रा, अब तो भाई हट ही जाओ तुम, बस हट जाओ, आगे पाछे नहीं। अब तो मैं इसको एक सेम करके ही रहूँगा ना, कैसे नहीं होगा ये। अम्मा कैसे नहीं होगा तू। हमा महना, बाद में जाओ तुम। चलो थोड़ा तो सही लग ही रहा है ना। चलो अब आते हैं, तो हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे टपक गया यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। आई थिंक हाँ वो मैंने डाला ही नहीं है, छोड़ो। रुको जरा, देखो इधर ही देख लो। हम रिसोर्स को बहुत यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनका उनसे उनकी बहुत यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं उनका? हम बहुत मन कर रहा है हमारा, इसलिए कर रहे हैं, ऐसे तो कह ही नहीं सकते हम, है ना। हम उसको कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे। पानी एक बार टैप से चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, हम रोक ही नहीं रहे हैं। हम रिसोर्स ऐसे हमारे क्या हो रहे हैं, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, वो हमारे लिए कम पड़ रहे हैं। गांधी जी ने कुछ कहा था, गांधी जी ने कहा था कि रिसोर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत हैं, बट हमारे लालच के लिए बिल्कुल नहीं है। लालच के लिए तो घंटा कुछ नहीं है हमारे पास, है। गांधी जी ने कहा था, रुको जरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। गांधी जी को इंग्लिश आती थी, पहली बात याद रखना तुम। इज इनफ फॉर एवरी बॉडी, everybody, but not for any one's greed। ठीक है, और ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, महात्मा गांधी। डोंट बी से कि महात्मा गांधी ने सिलेबस बढ़ा दिया, कोई ऐसा नहीं कहेगा। कभी कहने लगा कि महात्मा गांधी ने सिलेबस बढ़ा दिया, हमारा तो ये नहीं भाई, उन्होंने बहुत सिलेबस बढ़ा दिया है, मतलब नहीं बढ़ाया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? वो डेवलपमेंट जिसमें हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, बिना डैमेज करे इन्वायरमेंट को, अपने आप को भी, अपनी नीड को भी सेटिस्फाई कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दें। सिंपल सा फंडा है अपना, है यार, कि भाई डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है जो हम बिना इन्वायरमेंट को डैमेज करे अपनी नीड भी सेटिस्फाई कर ले, और क्या, फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ भी दें, कि भाई तुम भी जाओ जी लो ज़िंदगी, आ तो सही, तुम्हारा हम तुम्हें ज़िंदगी दे रहे हैं, ये सोच के। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? एक थी भैया, राओ दी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ,
ठीक है, हुआ था। इस समिट पे क्या हुआ कि हमारे जो कंट्रीज़ है, थाउजेंड ऑफ कंट्रीज़ ने ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 जुलाई के अंदर, वो जून के अंदर, सॉरी जून के अंदर ये हुआ था। हैं, इसके अंदर ये हुआ था, कहाँ हुआ था ये, सबसे पहले ये याद रखो, ब्राज़ील के अंदर हुआ था ये। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीज़ ने, 100 और मोर देन 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस समिट के अंदर। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने समिट के अंदर क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था। रीज़न क्या था इसको पार्टिसिपेट करने का, कि जो हमारी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर, जो हमें ग्लोबल लेवल तक प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने के लिए ये सब किया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रे प्रॉब्लम भी दे रहे थे मैं, ग्रुप जाओ भैया, ये कैसे होगा, सब कुछ इसमें है, एनीथिंग दैट कवर इन दिस नोट्स। ओके हैं, तो ये तो हो गया भाई, रीज़न भी पता चल गया कि हाँ भाई जो प्रॉब्लम्स बढ़े एनवायरनमेंट को लेकर उनके ऊपर डिस्कस हुआ था। तो रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट निकला ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट एजेंडा 21, एजेंडा 21 अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, ये एरिया तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है, एजेंडा 21 क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया गया 21 सेंचुरी। ठीक है, एजेंडा 21 था क्या, वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है एजेंडा 21 था क्या इसके ऊपर। इसमें कुछ 21 चीज़ें थी जो हमने करी थी। ठीक है, किसके थ्रू करे गए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ओ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएनसीईडी, यूएनसीईडी। ठीक है, ये जो ब्राज़ील में हुआ था, इसमें क्या पता चला कि इसमें अडॉप्ट कर लिया गया एजेंडा 20 में, जिसके अंदर एक क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बस इतना ही जान लो बहुत। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कि जो हमारा मतलब कि इंडिया की मान लो रिसोर्स प्लानिंग हम, ठीक है, तो हमारा वो है क्या कहते हैं, रिसोर्स है वो अनइक्वल बैलेंस है, मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। इंडिया की स्टेट जो है ना उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वजह से हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं ताकि हम उसको इक्वल कर सकें, अपनी कंट्री को स्टेबल कर सकें। हमारे पास बहुत रिसोर्स है, बेशक हमारे आधे से ज़्यादा रिसोर्स लेके भाग गए हैं ये बाहर वाले, पर हमारे पास फिर भी बहुत रिसोर्स है, हद से ज़्यादा रिसोर्स हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओहो, मैंने कुछ ज़्यादा आइडेंटिफाई कर ली। हमें जो करना पड़ता है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बड़ी क्यों नहीं रहा, कितना बढ़ाऊँ उसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें करना पड़ता है आइडेंटिफाई द रिसोर्स। हमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भैया हमें उसमें क्या करना पड़ता है, लाइक सर्विस मैपिंग चेकिंग इंस्टीट्यूशन, हमें सबसे पता करना पड़ता है कि कहाँ पर क्या क्वालिटी है रिसोर्स की, कहाँ के नीचे परफेक्ट हमें रिसोर्स मिल सकता है। ऐसी नहीं कि हाँ भाई वहाँ पर मिल सकता है, चल के देखते हैं, वहाँ पर खुदाई कर ली पैसे भी बर्बाद हो गए, ये भी नहीं है। पहले हमें पता होगा पूरा का पूरा कि हाँ भाई कहाँ पर है, कैसे है, किस जगह पर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कहाँ पे कौन सा रिसोर्स ज़्यादा है। ठीक है, हैं, अब आते हैं सेकंड पे जो कि है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें पता चले कि हाँ भाई रिसोर्स तो पता है हमें कहाँ पर है, उसको पाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है हमारे पास कि हम उस तक पहुँच पाएँ, स्किल्ड है हमारी उसमें जाने के लिए। और मैचिंग द रिसोर्स प्लानिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान, फिर हम उसको मैचिंग करते हैं, उसकी मैचिंग करते हैं पूरे रिसोर्स प्लान से, पूरे रिसोर्स प्लान से उसकी मैचिंग करते हैं कि हाँ भाई इससे डेवलपमेंट होगी भी है ना, इससे डेवलपमेंट होगी भी है ना, पूरे प्लान से मैच करते हैं ना, ओवरऑल नेशन में डेवलपमेंट होगी, इसमें इतना पैसा ना चला जाए कि कोई ख़रीदे ना पाए, कोई डेवलपमेंट ही ना हो और पैसे बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, बात है लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड एज अ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमें ये दिया गया है एनसीईआरटी का महापुत्र, मतलब निकल जाता है कैसे भी। तो देखो इसमें हमें क्या दिखाया गया है, पहले ये पढ़ें या ये पढ़ें, ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे
इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो पूरा ही नेचुरल रिसोर्स नहीं है। हमारे रिसोर्स में जो है कहीं कहीं क्लाइमेट ज़्यादा वैसा है, मतलब कि हमारी जो लैंड है, हैं लैंड मतलब जो हमारी लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, उसके ऊपर कहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, उसके लिए हम ये पता करते हैं कि भाई वहाँ पे की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होगी। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की ज़मीन बहुत दलदली होगी, हैं ऐसे करके हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या की खेती हो सकती है। यही पता करेंगे ना कहाँ पे क्या की खेती हो सकती है, हैं लाइक प्लेट्यू पे हम फॉरेस्ट पर लगा सकते हैं। माउंटेन्स पे रिवर होती है तो ज़्यादा पानी अच्छे से मिल जाएगा। माउंटेन पे खेती करने के लिए धूप नहीं आती है तो वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हो नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। तो अभी तो देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितने कितने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। जो हमारा प्लान लेन है, प्लान जो हमारा लैंड है वो क्या है 43%, ठीक है। और जो हमारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स ने कवर कर रखा है 30%। और जो हमारे प्लेट्यूज हैं उन्होंने कितना कर रखा है 27%। ओके ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, देखो तो हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। जो हमारा फॉरेस्ट है, हम अगर चाहें तो, अगर हम चाहें, हमारा मन कर रहा है, हमें चुल मच रही है कोई ज़्यादा ही तेज़ वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिसोर्स से हम अपने फॉरेस्ट को बढ़ा सकते हैं ना। मान लो कि हम ऐसे यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, हाँ माउंटेन्स तरफ, ज़रूरी है कि हाँ भाई पूरे बड़े बड़े पहाड़ियों कहीं कहीं कम कम पहाड़ भी होते हैं कुछ पहाड़ कम भी होते हैं। तो जो हमारे माउंटेन्स की तरफ है, हम माउंटेन्स की तरफ क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, फॉरेस्ट लगा सकते हैं। ऐसे पौधे जिससे हमें ऑक्सीजन भी मिले और वो क्या कहते हैं, वो वहाँ पर उग भी जाएँ, है ना, जो वहाँ पर उग भी जाएँ और हमें मिल भी जाए, क्या मिल जाए, ऑक्सीजन, है ना। इस टाइप से कहते हैं फॉरेस्ट हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, देखो दो तीन तरह के लैंड होते हैं जो कि कल्टिवेशन के लिए नहीं होते, है ना। एक होता है बंजर ज़मीन है भाई, एक होती है बंजर ज़मीन और एक होती है ऐसी ज़मीन जिस पे सदियों से खेती करी ही ना है भाई तुमने। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम बिल्डिंग और रोड्स फैक्ट्री बना सकते हैं। हम उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन, जहाँ पर सालों से ज़मीन नहीं करी है वो बंजर हो गई है उसमें क्या कर सकते हैं हम, मेनली हम कर सकते हैं जो ज़्यादा बंजर ज़मीन है जिससे दोबारा खेती हो ही नहीं सकती, उस पर हम बिल्डिंग बना सकते हैं गवर्नमेंट की कोई, है ना, स्कूल्स बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं। और जो कम मतलब कैसी है जिसको बहुत देर से एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, उसमें पहले हम कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है या नहीं है, नहीं हो रहा तो वहाँ पे भी बिल्डिंग रोड बना दो, है ना। यूटिलाइजेशन करना है ना मैं लैंड का। बात नहीं, ऑथर अनकल्टिवेशन लैंड, देखो कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो कि जो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड होते हैं। ग्रेजिंग लैंड मतलब कि जो कि तुम अपने भागे भेड़ बकरियों के लिए रखते हो कि भाई वो वहाँ पे खाना खा लेंगे ना, हैं पर वो ऐसे खाना खा रहे हैं कि वहाँ पे दोबारा घास ही ना उगने पाए, वो जड़ से निकाल के खा ले रहे हैं खाना को, जड़ भी खा जा रहे हैं साथ में, वहाँ पे कल्टिवेशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है ठीक है। एंड आता है लैंड अंडर, और एक ऐसा लैंड होता है जो कि भैया ऐसी मतलब अननोन कोई भी क्रॉप उग रही है, वहाँ पर कोई भी क्रॉप उग रही है हाथों से फालतू के अंदर, हैं उसको, है ना, मतलब कि कोई भी क्रॉप कहीं भी उग जाना, उस टाइप को कहते हैं, है ना। तो देखो हमारे मेनली, और एक वो होते हैं कि जिस पे मोर देन 5 ईयर से खेती नहीं हुई होती उसको क्या बोल देते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड बोल देते हैं, ठीक है, छोड़ा हुआ लैंड है, जिसको हम वेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। जहाँ पर देखो, जहाँ पर कोई भी ऐसे ट्रीज घास क्रॉप उग जाती हैं, है ना, एक वो लैंड होता है। और एक कैसा लैंड होता है, एक लैंड होता है जो कि तुम अपने भाई और बकरियों के लिए चुगाने के लिए रख रखते हैं तुम्हें, कि भाई तुम यहाँ पे घास खाया करो, अच्छी ताकत आएगी तुम्हारे अंदर, है ना भाई, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, फैलो लैंड। ये क्या होते हैं, ये जो लैंड होते हैं ये होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, करंट फैलो एंड ऑथर करंट फैलो लैंड, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जहाँ पर 1 साल से कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ होता या फिर 1 से 5 साल के बीच में कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ होता, ठीक है, ये दो तरह के लैंड होते हैं।
अब है ना, दो तरह के लैंड हमने पढ़ लिए इसमें भी, कल्टिवेटेड फॉलो लैंड एंड ऑथर फॉलो लैंड, ठीक है। कल्टिवेटेड लैंड ऑफ कल्टिवेटेड, देखो यहाँ पे ये करंट फैलो है, सॉरी करंट फैलो, जहाँ पे कल्टीवेशन 1 साल से नहीं हुआ है, और ऑथर जहाँ पे 1 से 5 साल के बीच में हुआ ही नहीं है, ठीक है। बताते नेट सून एरिया पे, ठीक है। देखो नेट सून एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर स्नो हार्वेस्ट इस कैन नाउ नेट सून एरिया। ये जो नेट सून एरिया है ना, और इसके नीचे भी एक और है जीपीए, मतलब कि क्रॉस क्रॉपिंग एरिया। इसमें क्या है कि आ सोन मोर देन वंस एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सून एरिया कैन नाउ। देखो मेनली साफ सीधी बात है, तो नेटसून एरिया जो होता है, नेटसून एरिया होता है मेनली वो होता है ना, क्या कहते हैं, मान लो किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है किसी किसान के पास, और उसने 3 सीज़न होते हैं ना में, तीनों सीज़न में मान लो उसने खेती करी, सब में खेती करी। मान लो पहले सीज़न में उसने 4 एकड़ में खेती करी, दूसरे सीज़न में उसने 3 एकड़ में खेती करी, और चौथे सीज़न पर उसने 5 एकड़ पे खेती करी। तो ये खेती क्या होगी, ये होगी नेटसून एरिया, हैं। और इन सबको मिला के जो बनेगा वो होगा ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया, ठीक है। होते 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 यही सब यहाँ पे लिख रखा है, यही सब यहाँ पर लिख रखा है। लैंड यूटिलाइजेशन, जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारी बंजर ज़मीन है वगैरह वगैरह, सब कुछ इसमें लिख रखा है। अब आगे से आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा डाटा दिख रहा है, ये हमारा 14 to 15 का डाटा दिखा रहा है। यहाँ पे देखो फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड दिस इज़ फॉरेस्ट, पहले से हमारा फॉरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये हमारी कल्टिवेशन ज़मीन, ये कहाँ कर रहे हैं, ये रही, पहले से हमने कल्टिवेशन ज़मीन को कम कर दिया, पहले 12 थी, अब क्या हो गई है 5.5 है। एग्रीकल्चर जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर के अंदर आता है, कल तो सब सेम 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 लग रहे हैं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। अपने अंदर देख लो ना बुक के अंदर कवर, मेरे पास एक बुक है नहीं, ठीक है, उसमें हमें ये दिखाया गया है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हैं कि वो सिर्फ घट गई हैं, और कुछ चीज़ें जो हमने बढ़ा ली हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें हमने बढ़ा ली हैं, कम चीज़ें, बुरी चीज़ें हमने घटा ली हैं, ठीक है। आता है कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखो उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, देखो आई की समझ आई, मुझे आ गया आ गया आ गया, अरे आ गया, अरे आ गया। सुनो, जो हमारा लैंड है इंडिया में, वो जो है 93%, 93% जो एरिया लैंड है उसके पास हमारे पास डाटा अवेलेबल है। और जो 7% है उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, नो डाटा, ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ है कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो लैंड डिग्रेडेशन को हम बाद में पढ़ ही लेंगे, एक मिनट रुक जाओ जरा। उससे पहले हम समझ लेते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के चलते हुए 1960 से 1961 में हमारे पास सिर्फ 80.11% लैंड था, पर 2024 -15 में हमारे पास कितना लैंड है, 23.3% लैंड। क्या हुआ, बड़ा घटा, बड़ा है, ऑफकोर्स लैंड बढ़ गया है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है लैंड क्या कर रहा है, वो फॉरेस्ट बढ़ गया है, लैंड की बात चलिए यहाँ पे आंसर है, ठीक है। डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है,
माइनिंग के चलते, ओवर ग्रेजिंग के चलते, ओवर इरिगेशन के चलते हुए, है ना, डिफॉरेस्टेशन के चलते हुए, पॉपुलेशन के पॉल्यूशन के चलते हुए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के चलते हुए, ये सब क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर मैंने लिखी भी रखी है महात्मा गांधी जी की बातें। उसके बाद सॉइल स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक है, सब खत्म करके फेंक देते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा ये माइनिंग है एंड हमारा ये जो हमारा सब कुछ है, मान लो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये कहाँ निकलता है, ये नीचे फेंक देते हैं हम ज़मीन पे, ज़मीन बेकार हो जाती है, खराब, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, पानी ज़्यादा दे दिया, मान लो कि हमारे यहाँ बहुत सारा पानी दे देते हैं ना, लाइक महाराष्ट्र, वो क्या कहते हैं, ओवर इरिगेशन होता है वहाँ, ओवर इरिगेशन हो जाता है, पंजाब में हरियाणा में जाता है ओवर इरिगेशन हो जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एमपी और छत्तीसगढ़ में जाता है डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल तो सबके यहाँ है ही। जो इंडस्ट्री का डस्ट है वो निकल जाता है, बहुत ही हाई अमाउंट में निकलता है वो डस्ट, ठीक है। अब आते हैं सॉइल, व्हाट इज सॉइल। तो अगर क्वेश्चन आ गया कंजर्वेशन, अगर हमें लैंड डिग्रेडेशन को बचाना है, तुम क्या लिख सकते हो, तुम क्या लिख, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना, ठीक है। तो हमारी सॉइल क्या होती है, सॉइल होती है, सॉइल होती है द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज सॉइल। टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये आपको पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर दे रखा है, हमारी ज़मीन के अंदर कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जो हमारा सॉइल जो वो एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स है, याद रखना। और ये ऑरिजिन के बेसिस पर, मतलब कि इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई सॉइल होती कितनी कितनी तरह की है। देखो एल्यूमिनियम सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, लेटरिट सॉइल, फोरेट सॉइल, एराइट सॉइल, ठीक है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम सॉइल, जो कि दो तरह की होती है, खादर एंड भांगार। ये हम किस में पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हमारी ये होती है ना, ये बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये जो हमारी रेल होती है बहुत फर्टाइल होती है इंडिया के अंदर। ये कहाँ पर पाई जाती है, मेनली ये पाई जाती है नॉर्थन प्लेन एंड कोस्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है। नॉर्थन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन के अंदर पाई जाती है। और ये किससे मिलके बनती है, ये मिलके बनती है, देखो मैं कहा था ना कोस्टल प्लेन के अंदर, ठीक है, नॉर्थन प्लेन के अंदर ये पाई जाती है। ये मिलके बनती है तीन हिमालय रिवर से मिलके, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये बहुत फर्टाइल होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाते हैं, वैसे ये दो तरह की होती है, ओल्ड एल्यूमिनियम और न्यू एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसा बोला जाता है दो तरह के, ठीक है। और आते हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर। ब्लैक सॉइल को बोलते हैं लावा, भी बोलते हैं लावा सॉइल, है ना, क्योंकि वो लावा के पिघलने से बनती है, ये लावा के पिघलने से बनती है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा की जा सकती है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, इस जगह पर ही ज़्यादा पाई जाती है। तंबाकू खेती भी करी जाती है इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती करी जाती है मेनली, है ना। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और आते हैं रेड येलो सॉइल के ऊपर, ठीक है। ये जो होती है ना, ये क्या होती है, ये रेड इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेड पूछे, ये रेड क्यों होती है, तो इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और ये येलो क्यों हो जाती है, क्योंकि आयरन हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, हाइड्रेट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, ये पाई कहाँ जाती है, ये उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू पे पाई जाती है आपकी थोड़ी देर, ठीक है। अब आते हैं
लैटरेट सॉइल के ऊपर है ना। ये जो होती है ना हाई रेनफॉल की टेम्परेचर, हाई रेनफॉल पे फाउंड होती है, ठीक है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होती है, उस एरिया पे पाई जाती है। इसके अंदर टी की कॉफ़ी जरूर, मतलब टी और कॉफ़ी ज़्यादा उगते हैं यहाँ पर। लाइक केरला हो गया, एमपी हो गया, ये सब जगह ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब आते हैं एराइड सॉइल, या फिर इसको हम डिजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, डेजर्ट सॉइल, ओके। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये जो होती है ना, ये बेसिकली पाई जाती है राजस्थान के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। ये सबको पता है, राजस्थान गुजरात के अंदर ज़्यादा पाई जाती है ये, है। इसकी जो फॉर्मेशन मैकेनिकली वेदर होता है वो रॉक्स एंड सैंड का होता है ना। इतना समझ में आएगा सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इरिगेशन और कल्टीवेशन बहुत अच्छी लगती है, अच्छी होती है ना। अब आते हैं फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेनियस सॉइल, ओके। ये कहाँ पाई जाती है, हिल्स में, माउंटेन एरिया में ज़्यादा पाई जाती है लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, ठीक है। और सॉइल इज़ द, ये जो सॉइल है ये क्या कहते हैं, ड्यू टू स्नोफॉल भी, स्नोफॉल से भी बनती है ये मेनली, है ना। ये क्या कहते हैं, ये मेनली बहुत अच्छी होती है फ्रूट्स के लिए, स्पेसिफिक्स के लिए, ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है ये, ठीक है। यहीं पे ख़त्म होता है। आता है हमारा सॉइल इरोजन एंड कॉजेज। कॉजेज क्या है सॉइल इरोजन के, और क्यों होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन पहले होता क्या है, द रिमूविंग ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल लेयर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब सॉइल की फर्टाइल लेयर हट जाती है तो उसके बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। जिससे कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देता है, जिससे वो सॉइल इरोजन होता है तो क्या करता है, अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देता है, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब कि, है ना। इसके क्या होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। इससे मतलब कि मैं अभी आपको समझाता हूँ, जरा कहाँ गया। देखो, जो है हमारा ये, हमारे मेनली जो तीन तरह के सॉइल इरोजन माने जाते हैं। गिल्स होता है पहले तो ये, इसमें क्या होता है ना, इसमें बीच में सॉइल के अंदर इतनी आती है कि दरारें सी पड़ जाती है सॉइल के अंदर। आपकी बुक के अंदर एक फोटो भी दे रखा है जिसमें सॉइल के बीच में बहुत ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। सेकंड इज शीट इरोजन क्या होता है, जिससे कि, जो कि समझो ऐसा कोई वाटर का फ्लो आया जो ऊपर की सारी शीट ही बह गई, सारी फर्टाइल लेयर दलदली हो जाती है ना, ठीक है। और विंड इरोजन क्या होता है, विंड इरोजन होता है जबकि पूरी की पूरी फर्टाइल लेयर हट जाती है ऊपर से, इतनी तेज हवा चली कि पूरी की पूरी ऊपर की फर्टाइल लेयर ही हट गई, है ना। होते होते अब आते हैं सॉइल कंजर्वेशन पे। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है कि हम फार्मिंग ही अलग तरीके से करने लगे हैं। मतलब कि मान लो ये हमारा खेत है, हम क्या कर सकते हैं, हम बीच में बड़ी बड़ी क्रॉप्स लगा दें, नीचे अपनी मेन छोटी छोटी क्रॉप्स लगा दें, ठीक है। इधर बड़ी, रुको जरा, इधर क्या लगे, इधर बड़ी बड़ी क्रॉप्स लगा दें हमने। ये बड़ी क्रॉप है, ये भी बड़ी क्रॉप है, ये भी बड़ी क्रॉप है। फिर बीच बीच में हमने क्या करा, छोटी छोटी क्रॉप लगा दी, मेन क्रॉप जो थी हमारी, ठीक है। और जब भी हवा चलेगी तो सबसे पहले कौन सी क्रॉप उड़ेंगी, ये बड़ी वाली क्रॉप उड़ जाएंगी या फिर ढह जाएंगी, ठीक है। अगर छोटी क्रॉप्स को कुछ नहीं होगा क्योंकि बड़ी क्रॉप रक्षा करेंगी ना इनकी। या फिर हमने ये बाउंड्री ली, इसके आसपास हमारे बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, इसके आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा दिए ताकि अंदर की फसल में कुछ ना हो। क्योंकि भैंसे देखेंगी भैया कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, दरवाज़ा बंद है, अंदर नहीं जा सकते, तो वहाँ भाग जाएंगी, ठीक है। तो अंदर की हमारी फसल जो रहेगी वो सही रहेगी, सेफ रहेगी। समझ में आ गया सबको। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इसका जल्दी वन शॉट रिवीजन लेके आऊँगा माइंड मैप के थ्रू, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट पे बता देना, मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। नोट्स को कलेक्ट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं।